अस्सलाम वालेकुम। इमेजिंग एक्सपर्ट पाकिस्तान की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद मुदब्बिर ज़ैदी। रेडिएशन क्या होती है, रेडिएशन से प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है, रेडिएशन प्रोटेक्शन पे बहुत कम बात की जाती है। इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं सैयद अमीन शाह। अमीशा का मैं मुख्तसरन अगर तारुफ दूँ तो ये दूँ कि वो माशाल्लाह से ग्रेजुएट मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट हैं। उसके बाद उन्होंने मास्टर्स भी किया है मेडिकल इमेजिंग में। मोर देन अप्रॉक्सिमेटली आई वुड से मोर देन 15 इयर्स से 20 इयर्स इनका एक्सपीरियंस है। सुपरवाइज़र भी रहे हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट के और प्लस इस वक़्त जो है वो मैनेजर हैं फ्रेंच इंस्टीट्यूट काबुल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के। अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम मुदब्बिर, कैसे हो आप? खैरियत से हैं? और सुनाओ। अल्लाह का शुक्र। अमीन भाई अपने बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा। बस ये अपने बारे में ये है कि काफी हद तक तो तुमने बता ही दिया है। अब ये कि मैं अपने बारे में ये कहूंगा, मैंने जो रेडियोलॉजी की फील्ड है बहुत ही इनिशियली स्टार्ट कर ली थी व्हेन आई वाज ओनली 20। ठीक है। और उसके बाद मैंने जस्ट मेरा बीएससी का समझो रिजल्ट भी नहीं आया था तो मैंने जो है आग खान के अंदर जो है ज्वाइन ट्रेनिंग टेक्नोलॉजिस्ट ज्वाइन कर लिया था। और उसके बाद फिर जो मेरी कंटिन्यूस ग्रोथ रही और उसकी तो उसकी वजह से मैंने खुद जितना भी मैंने जो ग्रेजुएशन की है अपनी जॉब के साथ रहते हुए की, फिर जो मास्टर जो मेडिकल इमेजिंग में किया वो उसके साथ किया। उसकी वजह है कि मेरी एक लगन थी, ठीक है, बिल्कुल। इस प्रोफेशन के साथ, और मैंने इसको अपना पैशन समझा। एक होता है कि बंदा बोलता है हमने सिर्फ बटन ही दबाना है, क्यों? आपको पता है कि भाई दो किस्म के होते हैं, एक तो सिर्फ बटन पुश टेक, एक होता है आप इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट। तो मैंने भी ये सोचा कि अपने आप को क्यों ना ग्रूम किया जाए, तो इसीलिए ग्रूम के लिए मैंने इसके लिए मुझे बहुत सारा स्ट्रगलिंग करनी पड़ी। ठीक है, बहुत टाइम देना पड़ा। ये मेरी साइड जॉब भी थी, उसके साथ मैंने ग्रेजुएशन किया मेडिकल इमेजिंग के अंदर, उसके बाद फिर मैंने मास्टर था, मास्टर फिर मैंने मेडिकल इमेजिंग के अंदर किया। तो लेकिन मुझे ये है कि सबको मैं कहूँगा करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं बढ़ेंगे तो फिर जितनी भी टेक्नोलॉजी आप बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो ये कि मेरी एफर्ट्स का मुझे ये नतीजा मिला कि आगा खान के अंदर भी और इसी तरह पे मैं जो आगा खान के डेवलपमेंट नेटवर्क जो हमारे एफएमआईसी के अंदर है, फ्रेंच मेडिकल इंस्टीट्यूट, वहां पर मेरा ट्रांसफर हुआ एज अ मैनेजर रेडियोलॉजी। और अब मैं वहां पर 2008 सिंस 2018 से मैं जो है वहां पर एज अ मैनेजर रेडियोलॉजी जो है वहां पर हूँ, माशाल्लाह। काबुल अफगानिस्तान में। बहुत शुक्रिया अमीन भाई, आपने हमें इतना कीमती वक्त निकाला और बहुत जाहिर सी बात है आपसे काफ़ी लोग इंस्पायर हैं और होंगे। जो भी स्टूडेंट हमारे देखने वाले हैं या जो भी ऐसे टेक्नोलॉजिस्ट जो कि आपसे इंस्पिरेशन लेना चाहेंगे वो ज़रूर आपसे लेंगे। मैं चलता हूँ टॉपिक की तरफ। हम स्टार्ट करते हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन से। तो रेडिएशन क्या है और इससे प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है? आप या रेडिएशन दरअसल बेसिकली बहुत सारे लोगों को शायद पता भी ना हो, जिस तरह हमारे बहुत सारे टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं। जैसे आज सुबह में मैं अपने जो ट्रेनिंग टेक्नोलॉजिस्ट थे मैं तो उनसे पूछ रहा था कि यार क्या होती है ये, इस तरह किसकी इन्वेंशन थी। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड सबको पता है, थोड़ा बता भी देता हूँ कि रेडिएशन जो है 1895 के अंदर रॉन्जन, ठीक है, विलियम रॉन्जन जो है उसकी इन्वेंशन थी। और फर्स्ट जो एक्सरे जो था उसने अपनी वाइफ का किया था, हैंड का एक्सरे, और उसकी वाइफ का नाम था बर्था। ठीक है, और ये फर्स्ट एक्सरे था। और उस वक्त उसको भी नहीं पता चला कि ये रेडिएशन है क्या, क्योंकि नजर ना आने वाली रेडिएशन थी, तो उसलिए उसने इसका नाम रख दिया एक्स रेज, नजर ना आने वाली एक्स रेज। अब इस तब से ये अब तक है कि भाई एक्सरेज हैं, और जो है रेडिएशन है जो मुख्तलिफ डायग्नोस्टिक की फील्ड के अंदर भी यूज हो रही होती है, और ट्रीटमेंट की, यानी कि डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफर भी होता है और एक थेराप्यूटिक रेडियोग्राफर भी होता है, तो ये जो यूज हो रही होती है। अगर थोड़ा सा हम इसको इसी बात को आगे लेके चलें कि भाई रेडिएशन की टाइप्स क्या हैं, इसमें मुख्तलिफ टाइप्स की हैं, अल्फा, बीटा, गामा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब हम क्यों इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट हैं तो हम लोग इसके बारे में, हमारे पास जो है दो टाइप की रेडिएशंस होती हैं, गामा रेडिएशंस और एक्सरेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसके अंदर मैं थोड़ी सी और डेप्थ में बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता भाई गामा क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सरेज क्या है। गामा रेडिएशन जो है वो बेसिकली न्यूक्लियस से इमर्ज हो रही होती है, उनका जो ओरिजिन जो है वो मेनली न्यूक्लियस है, और गामा का जो यूज जो है वो न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर यूज हो रही होती है। जैसे हमने देखा न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर हमारा गामा कैमरा, ये गामा कैमरा क्या, वो गामा रेज ही प्रोड्यूस कर रहा होता है। और एक्सरेज जो होती है वो आउटसाइड द न्यूक्लियस, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जब एक्साइटेड हो जाते हैं, वो आउटसाइड जो होता है तो वहां से जो है एक्सरेज डेवलप हो रही थी आउटसाइड द ऑर्बिट, जैसे के एल एम एन जो हमारे ऑर्बिटल शेल्स हैं वहां से। और ये एक्सरेज और इनमें दोनों में है मेन डिफरेंस जो है यही है।
और एक्सेस जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं और फोटोन बंडल्स की एनर्जी फोटोन्स होते हैं जो यूज हो रहे होते हैं। बिल्कुल। वैसे प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है, मतलब क्या ये हार्मफुल होती हैं रेडिएशंस, क्या क्यों प्रोटेक्शन, रेडिएशन प्रोटेक्शन का या टॉपिक? प्रोटेक्शन है मुदब्बिर, जिस तरह तुमने खुद ही कह दिया प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मींस नाम से ही जाहिर है प्रोटेक्शन, किसी भी चीज से प्रोटेक्शन, ठीक है। अब रेडिएशन जैसे हमने बता दी कि रेडिएशन जो है हार्मफुल होती है, ठीक है। अब ये क्या हार्मफुल होती है, इसके मुख्तलिफ इफेक्ट्स होते हैं, कुछ अर्ली इफेक्ट्स होते हैं, कुछ लेट इफेक्ट्स होते हैं। अर्ली इफेक्ट्स के अंदर जैसे ये होता है कि कोई रिएक्शन हो गया, स्किन एरिथीमा हो गया, कोई कैटरिक हो गया, लॉन्ग टर्म में आप चले जाएं, अल्लाह ना करे कैंसर के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए इससे प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। अच्छा, प्रोटेक्शन किसको जरूरी है? जो इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनको जरूरी है, जो पेशेंट आ रहा है उसके लिए भी जरूरी है, जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट आ रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है। तो ये जो प्रोटेक्शन जो है ये सबके लिए जरूरी है। तो ये रेडिएशन जो है हार्मफुल होती है, तो इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, कुछ जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, जैसे पाकिस्तान के अंदर पीएनआर है, पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इन सब ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस रखे हुए हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं, इसके मुताबिक हमें इसकी जो है रेडिएशन प्रोटेक्शन जो है हमें करनी चाहिए। और ये जो है मेन है, अगर आप ये नहीं करते तो आप इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट नहीं है। बिल्कुल। रेडिएशन प्रोटेक्शन जैसे आपने बताया बहुत जरूरी है, क्या बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है रेडिएशन प्रोटेक्शन के, हमारे स्टूडेंट्स को या जो कोलीग्स रेडियोग्राफर्स हैं उनकी रिफ्रेशमेंट के लिए, ये मतलब? बेसिक मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके अंदर, इसमें सिर्फ मैं मेनली कहूंगा कि अगर आप सिंपल रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए आप दो प्रिंसिपल्स हैं, एक ये कार्डिनल प्रिंसिपल्स है, ठीक है, उसके अंदर सिंपल है टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग, ठीक है। टाइम, डिस्टेंस, शील्डिंग का अगर आपने प्रिंसिपल आप फॉलो करते हैं कि अपनी ड्यूरिंग डेली लाइफ के अंदर या इमेजिंग के अंदर, चाहे आप सिटी में काम कर रहे हो, चाहे आप न्यूक्लियर मेडिसिन में काम कर रहे हो, चाहे आप एक्सरेज में काम कर रहे हो, चाहे आप रेडिएशन थेरेपी में काम कर रहे हो, ये जो प्रिंसिपल है हर जगह फॉलो होगा, ठीक है। तो टाइम का ये है कि जितना मिनिमम टाइम आप एक्सपोजर का रखेंगे तो जाहिर सी बात है रेडिएशन कम प्रोड्यूस होंगी, तो आपकी सेफ्टी होगी। डिस्टेंस, जो इमेज है यानी कि जो ओरिजिन है जहां से रेडिएशन स्टार्ट हो रही है उससे जितना मैक्सिमम डिस्टेंस आप अपना रख सकते हैं, अटेंडेंट्स का रखें, तो जितना डिस्टेंस आप बढ़ाते जाएंगे तो रेडिएशन की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। एक सेकंड उसका है रूल। और थर्ड ये है शील्डिंग। शील्डिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शील्डिंग के अंदर क्या आपने शील्डिंग रखनी है। अब शील्डिंग डिफरेंट टाइप्स की शील्डिंग्स होती हैं, इसमें लेड एपिन्स आ गए, लेड ग्लव्स आ गए, लेड गॉगल्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर लेड कर्टन्स हैं जो फ्लोरोस्कोपी के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पर यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आप यूज करें उसके लिए, तो आपको जो है टाइम, डिस्टेंस, शील्डिंग इज वेरी वेरी बेस्ट और बेसिक है, इसको एप्लीकेबल करें तो आप बहुत सेफ रह सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि दूसरा प्रिंसिपल जो है अलारा, ठीक है। अलारा भी बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है, एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल, कि जितनी रेडिएशन और जितनी चाहिए आपने एज लो एज रखनी है, और रीजनेबल, रीजनेबल मतलब जितनी चाहिए, ये नहीं कि आपको जितना चाहिए आपने उससे ज्यादा एक्सपोजर दे रहे हैं। एक्सरेज का इक्विपमेंट है ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और तभी आप ये देखें ये जो एक्सरे की मशीन्स जो हो गई, सीटी स्कैन, एक्सरे मशीन्स, रेडियोग्राफर के अलावा किसी को अलाउ नहीं ऑपरेट करने वाला, वो लेबोरेटरी का टेक्नोलॉजिस्ट नहीं कर सकता। इवन कि आपने देखा होगा ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर जो हमारे सीएम होते हैं, इवन के सीएम ओटी टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर का टेक्नीशियन ऑपरेट कर सकता है, लेकिन उसको अलाउ नहीं है। इसलिए अलाउ नहीं कि ही इज नॉट क्रेडेंशियल, बिल्कुल क्वालिफाइड उसको पर्सन क्रेडेंशियलिंग नहीं है। ऑपरेट कर सकता है लेकिन क्रेडेंशियलिंग नहीं है, तो अगर वो ऑपरेट करेगा तो ये क्राइम है। और क्रेडेंशियलिंग का मकसद ये है कि जो क्रेडेंशियल होता है उसको बताया जाता है कि आपने कैसे ऑपरेट करना है, इसकी सेफ्टी क्या है, रेडिएशन की सेफ्टी क्या है, अपने लिए सेफ्टी क्या है, पेशेंट के लिए सेफ्टी क्या है। सही। अच्छा, ये बताइएगा शील्डिंग से क्या मुराद है, कि पेशेंट शील्डिंग और स्टाफ शील्डिंग क्या है, उससे क्या मुराद है? मतलब शील्डिंग से मकसद ये कि जैसे अभी मैंने प्रोटेक्शन के अंदर ही शील्डिंग को हमने थोड़ा सा कवर किया है कि डिफरेंट टाइप्स की शील्डिंग्स होती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप केयूबी एक्सरे कर रहे हैं, अब केयूबी एक्सरे के अंदर आपने मस्ट, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, आपने गोनेड शील्डिंग देनी है। इसलिए कि जो गोनेड जो है आपको पता है वो फर्टिलिटी ऑर्गन्स होते हैं, और इसके अंदर मैंने बताया है कि जैसे इसके लेट इफेक्ट्स के अंदर एक इनफर्टिलिटी भी हो सकती है रेडिएशन की वजह से, तो आप उसको लाजमी कंपल्सरी दें। और इवन के
हम लोगों ने अपने डिपार्टमेंट के अंदर एक इंडिकेटर भी रखा हुआ है कि हम जितने भी पेल्विस के एक्सरे और केयूबी के एक्सरेज होते हैं, हम उनको मंथली देखते हैं कि भाई कितने एक्सरेज हुए मंथ के अंदर और कितनी शील्डिंग दी, कितने % शील्डिंग थी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा बहुत अच्छा चेक एंड बैलेंस है और हमारा ऑलमोस्ट हमारा जो रिजल्ट आ रहा होता है 90, 95, 96% आ रहा होता है। ये हमारे रेडियोग्राफर्स बहुत फॉलो कर रहे होते हैं इसको। इंपॉर्टेंट जो है शील्डिंग के अंदर लेड एप्रिन है, मेनली जो है लेड एप्रिन की जो थिकनेस, जो मैं इसका थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेड एप्रिन की थिकनेस जो है 0.25 mm से लेकर 0.50 mm। ये जो लेड एप्रिन जो होता है ये 90 to 95% रेडिएशंस को जो है आपको सेव कर सकता है। और 1 mm का जो लेड एप्रिन होता है वो 100% रेडिएशन जो है आपकी शील्डिंग कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मजे की बात बताता चलूं। बिल्कुल। लोग समझते हैं रेडिएशन हम बच गए, यार ये रेडिएशन प्राइमरी रेडिएशन नहीं होती, ये स्कैटर्ड रेडिएशन बचा रही होती है। प्राइमरी रेडिएशन तो जो बेसिकली जो आप पेशेंट को जो एक्सरे कर रहे हैं, जो फील्ड ऑफ व्यू जो आ रहा है उसी के अंदर जो है आपका वो पता चल जाता है कि प्राइमरी एरिया है, रेडिएशन जो बम्बार्डमेंट हो रही होती है। ये जितनी भी शील्डिंग हो गई और प्रोटेक्शन की बातें हम करें, ये स्कैटर्ड रेडिएशन की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो लेड एप्रिन हो गया, लेड ग्लव्स हो गया, ये सब जो है आपकी स्कैटर्ड से बचाती है आपको। और स्कैटर्ड रेडिएशन होती है यही वीक होती है लेकिन थोड़ी हार्मफुल होती है। हार्मफुल ऐसी होती है, प्राइमरी रेडिएशन जो होती है आपकी बॉडी के अंदर थ्रू एंड थ्रू हुई, एंटर्ड हुई, आउट हो गई। और स्कैटर्ड रेडिएशन जो होती है वीक होती है, ये आपकी बॉडी के अंदर स्टे कर जाती है और ये स्टे नहीं करनी चाहिए। तो इसी से हमने अपने आप को सेफ्टी करनी है। और इसी तरह जैसे तो आ गई मेनली, इसके अलावा जो एक्सरे रूम्स जो बने हुए होते हैं उनकी स्पेसिफिक थिकनेस होती है, उनके जो लेड जो डोर्स होते हैं एक्सरे रूम्स के, उसके अंदर लेड शील्डिंग्स हुई हुई होती है कि ये नॉर्मल रूम्स के अंदर आप एक्सरे मशीन नहीं लगा सकते। और इसका अप्रूवल लेना पड़ता है आपको, आपकी जो भी कमीशन होता है आपकी गवर्नमेंट के अंदर से। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर PNR है, पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये आपको रेगुलर सर्टिफिकेट देती है और ये फिर आपको एनुअली आके आपके देखती भी है कि आप उसको फॉलो कर रहे हैं या कंप्लायंस या नहीं। कि शील्डिंग की आपने बोला कि प्लेसमेंट भी बहुत जरूरी होती है, आपको पता होना चाहिए कि जब आप KUB कर रहे हैं तो आपने जो है वो शील्डिंग को कहाँ प्लेस करना है। प्लस लेड एप्रिन के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे कि लोग किस तरह से उसका तरीकाकार होना चाहिए, कैसे सेफ सिक्योर तरीके से उसको हैंग करना चाहिए? ये लेड एप्रिन्स के लिए ये कि मैं ये कहूंगा कि लेड एप्रिन्स के लिए बहुत ही डेडिकेटेड एक हैंगर्स होते हैं रूम्स के अंदर, उसमें वहां पर हैंग होना चाहिए। लेड एप्रिन्स की मिस हैंडलिंग हमारे टेक्नोलॉजी समटाइम्स कर रहे होते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने लेड एप्रिन आपने चेयर पर रख दिया, अब उसके अंदर फोल्ड आ जाते हैं, अगर जैसे ही उसको अंदर फोल्ड आ गया तो उसके अंदर जो लेड होता है उसमें क्रैक आ जाएंगे। और हमें ये देखना है कि अगर हमने मिस हैंडलिंग की लेड एप्रिन की तो हम अपनी ही सेफ्टी नहीं कर रहे। आपने कोई डैमेज लेड एप्रिन पहन लिया जो आपको पता नहीं है डैमेज है, आपकी मिस हैंडलिंग किया, आपने जमीन पर फेंक दिया, चेयर पर रख दिया, एक्सरे टेबल पर रख दिया, सही प्रॉपर उसको हैंग नहीं किया जो हैंगर होता है उसका, तो उसमें अगर जो क्रैक आ जाएंगे तो उस क्रैक के थ्रू आप ही को रेडिएशन लग रही है। और आपको लग रही है, आपने पहना हुआ है या पेशेंट के अटेंडेंट्स को आपने पहनाया हुआ है उसको लग रही है, तो इसकी प्रॉपर हैंडलिंग होती है, प्रॉपर क्लीनिंग होती है, प्रॉपर डिसइंफेक्टिंग होती है। तो ये मेरे ख्याल में इमेजिंग टेक्नोलॉजीज का काम ही यही है ना कि भाई ये करना है। वो लेमैन तो नहीं होता, उसने जो अपनी डिग्री लेनी है, जो पढ़ना है, उसके अंदर सारे का सारा उसके कोर्स का हिस्सा होता है, उसकी ट्रेनिंग का पार्ट होता है ये। और इसको बहुत ही मेरे रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए प्रोटेक्शंस और इन चीजों को हैंडलिंग करने के लिए। एक चेस्ट एक्सरे से नॉर्मली कितनी डोज जनरेट होती है पेशेंट के लिए? यार इसके अगर तुम चलो डोज की बात करते हैं, जैसे मैं चेस्ट एक्सरे की बात की, तो चेस्ट एक्सरे में अगर हम एवरेज देखा जाए तो एवरेज जैसे हम रेडिएशन को हम काउंट कर रहे होते हैं अपने लिए मिलीसीवर्ट में, जो हम प्रोटेक्शंस की बात कर रहे होते हैं कि भाई कितनी है मिलीसीवर्ट। तो एक चेस्ट एक्सरे अगर हम कर रहे होते हैं इसमें एवरेज डोज अगर हम देखी जाएगा, एवरेज निकालते हैं तो इसमें 0.02 मिलीसीवर्ट एक चेस्ट एक्सरे के अंदर एक पेशेंट जो है वो एब्सॉर्ब करता है। ओके। और जो रेडियोग्राफर्स हैं, जो कि स्टाफ है रेडियोलॉजी का, उनकी एनुअल डोज स्टैंडर्ड क्या है पर एक ईयर की रेडिएशन की? एनुअल डोज जो रेडिएशन वर्कर है, ठीक है, रेडिएशन वर्कर कौन है? जो एक्सरे में काम कर रहा है, जो सिटी स्कैन में काम कर रहा है, जो न्यूक्लियर मेडिसिन में काम कर रहा है, या जो रेडिएशन थेरेपी के अंदर काम कर रहा है, ये जितने भी ये सारे के सारे जो VIR इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के अंदर काम कर रहा है, ये सब जो है रेडिएशन वर्कर्स कहलाते हैं। और इनकी जो एनुअल डोज है वो है 20 मिलीसीवर्ट। 20 मिलीसीवर्ट मतलब पर एनम।
जाहिर सी बात, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे हम बहुत सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं और करेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। और आपके टाइम हमें दरकार होगा दोबारा जरूर इस प्लेटफॉर्म के लिए। आपका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आप इस प्रोग्राम के एंड में जो कि हमने एक बनाया हुआ है कि हम सबसे एक नसीहत और एक गिला पूछते हैं। आप जब से जो है इस फील्ड में हैं, आने वाले लोगों को, मौजूदा लोगों को, सीनियर्स को भी, इवन मुझ समेत या किसी को भी जो भी सराउंडिंग में आपके हैं या जो भी इस फील्ड से मुंसलिक है, उनको क्या नसीहत करेंगे और इस फील्ड में आपको क्या गिला है या था, अगर कोई गिला इस वक्त नहीं है आपको तो? चलो नसीहत के बारे में, नसीहत मैं जो आज हमारा टॉपिक था इसी से एक रिलेटेड नसीहत करता हूँ कि जितने भी हमारे सीनियर्स टेक्नोलॉजिस्ट हैं, टीचर्स हैं, जो हर जगह काम कर रहे हैं, इस फील्ड से रिलेटेड हैं, तो वो खुद भी और अपने कोलीग्स को भी और आने वाले को भी ना, जो आप टेक्निक्स बता रहे हैं कि भाई इस तरह सिटी स्कैन होता है, इस तरह एक्सेस होता है, उसमें आप रेडिएशन प्रोटेक्शंस को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें। सबसे पहले अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपने कोलीग्स हैं, उन्हें बताएं और रेडिएशन प्रोटेक्शन, रेडिएशन प्रोटेक्शन, रेडिएशन प्रोटेक्शन, यानी उनको घोल के पिला दें उनको। अगर उन्होंने घोल के पी लिया तो उसके बाद काम आसान ही आसान है। अगर एक बहुत ही चैंपियन टेक्नोलॉजिस्ट है, बहुत ही अच्छा रेडियोग्राफर है, रेडिएशन प्रोटेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, तो मेरे ख्याल में तो उसको फिर फायदा नहीं है उसका, उसको इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट कह नहीं सकते। तो ये कि रेडिएशन प्रोटेक्शन को जो सीनियर्स हैं उनका काम है कि खुद भी फॉलो करें और अपने जूनियर्स को भी शुरू से ही लेके चलें कि भाई ये हमारे जो है, जो जिस तरह हमने डिस्कस किया, अलारा हो गया, कार्डिनल रूल हो गया, कि इसके थ्रू लेके चलें। तो ये मेरी नसीहत है। और गिला ये कह सकते हैं, इसी से रिलेटेड कह लो गिला, कि हम लोग फॉलो नहीं किए। साहब तुमने आप लेड एप्रिन की बात की, यही कहते हैं बहुत जल्दी में होते हैं, लेड एप्रिन फेंक दिया, ठीक है, ये फेंक दिया आपने, उस वक्त जहां ओआर के अंदर थे चेयर पर लेड एप्रिन रख दिया। एक ये गिला है, और एक दूसरा गिला ये है कि हम लोग में टीम वर्क नहीं है। अब मैं जैसे एक बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि जो हमारा जो तुमने एक चैनल किया, स्टार्ट किया कि भाई इमेजिंग एक्सपर्ट पाकिस्तान, इसके थ्रू देखो एक इंटरेक्शन हो रही है। अब कुछ लोग यूके में हैं, कुछ दुबई में हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं, और ये बात थी कि इसके थ्रू एक एक लेवल पर पहुंचेगा तो हमें एक यूनिटी करनी है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि एक जब यूनिटी आ जाए तो बहुत, जैसे हम पाकिस्तान के हमें शुरू से गिलार होता है भाई नर्सिंग काउंसिल है, हर चीज की काउंसिल है, हमारी अलाइड है की काउंसिल नहीं थी और ना है, तो हम एक यूनिटी करेंगे, आपस में करेंगे तो एक इंशाल्लाह कोई ना कोई प्लेटफॉर्म जैसे हम अच्छे से करें, एक टीचिंग प्लेटफॉर्म एक जैसा तुम्हारे थ्रू एक मिला है, तो इससे जो सीनियर्स हैं उनका अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, जो जूनियर्स है अपने एक्सपीरियंस बताएंगे। और मैं तो ये भी कहूंगा कि भाई जो जूनियर्स हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आए, जो उनके इश्यूज हैं, जो उनको लगता है कि भाई हमें ये लिमिटेशंस हैं, जो उनकी ग्रेवियंस है सीनियर से, वही मार्क्स से आए शेयर करें, हम उनको ऑन एयर करेंगे ताकि लोगों को पता चले, सीनियर्स को पता चले यार जो जूनियर्स हैं, नए आने वाले हैं, उनको हमसे शिकायत होती है, जो दिल में रखते हैं अच्छा वो ऑन एयर लिखे हैं। और जाहिर सी बात है, ये एक प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, इससे कोई पर्सनल चीजें नहीं होती हैं, इससे हम एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जूनियर्स को ये भी कहूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये देखते हैं कि कोई सीनियर रेडिएशन प्रोटेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, तो एक अगर आप एक तरीके से रिस्पेक्ट को मलूज़ खातिर रखते हुए अगर आप कोई भी चीज अच्छी बात बताएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई जूनियर सीनियर की कोई बाउंड्री रहती है। सब एक दूसरे से सीखते हैं और सीखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इमेजिंग एक्सपर्ट पाकिस्तान की इस एपिसोड को हम यहीं फिनिश करेंगे। इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ हम दोबारा जल्दी हाजिर होंगे। हमारे पेज को लाइक कीजिए, फेसबुक पे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी टॉपिक पे आप बोलना चाहते हैं, किसी टॉपिक को आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे डिस्कस किया जाए, तो हमें जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ जरूर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।